नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में आए। उन सारे क्वेश्चंस को रिलेटेड टू इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, उन सारे क्वेश्चंस को एक सीरीज़ के रूप में हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट और जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस और डेली स्टडी करना चाहते हैं टीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स का, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन को। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं और डेली क्विज लेना चाहते हैं टीजीटी बायोलॉजी के रिगार्डिंग, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एट वन और टारगेट टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सोयाबीन्स आर फर्मेंटेड बाय विच फंजाई, यानी किस फंजाई के प्रेजेंस में सोयाबीन को फर्मेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका म्यूकॉर, ऑप्शन नंबर 2 है मॉर्शेला, ऑप्शन नंबर 3 है राइजोपस और ऑप्शन नंबर 4 है सैक्रोमाइसिस। तो गाइज एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जनरली आप सोयाबीन्स के जो सीड है उसको कंज्यूम करते हैं, भिगोकर खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप सोयाबीन्स को जनरली काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली 7 to 6 जो बीन्स है उनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो आप सोया चंक्स खाते हैं उनको फर्मेंट करके आप सभी तक पहुंचाया जाता है। आप जनरली जो तेल निकाला जाता है सोयाबीन का, उसको निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको फर्मेंट करके चंक्स के रूप में आप तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सुखाने के बाद। तो ये जो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन का ये होता है किस फंजाई के कारण, ये आपको बताना है। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है आपका वो है राइजोपस। राइजोपस वो फंजाई है जिसके प्रेजेंस में सोयाबीन्स से, सोया की जो बीन्स हैं उनसे तेल निकालने के बाद, सोयाबीन ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको फर्मेंट करके छोटे बॉल्स के रूप में, यानी कि सोया चंक्स के रूप में ड्राइड अवस्था में आप सभी तक पहुंचाया जाता है पैकेज करके। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज राइजोपस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच फंजाई। जो एर्गोट नाम की दवा है, केमिकल है या मेडिसिन है, उसको किस फंजाई से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन नंबर 2 है क्लेविसेप्स, ऑप्शन नंबर 3 है पेनिसिलियम और ऑप्शन नंबर 4 है राइजोपस। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है क्लेविसेप्स। तो चलिए एर्गोट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो गाइस ये जो क्लेविसेप्स है इससे एर्गोट नामक पदार्थ या मेडिसिन कहें उसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर उसको शुद्ध अवस्था में प्रोसेस करने के बाद जो दवाई के रूप में कन्वर्ट कर सभी तक पहुंचाया जाता है। बट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एर्गोट। तो एर्गोट का फंक्शन क्या होता है। एर्गोट यूज होता है यूट्रिनल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर अबॉर्शन, आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। जब यूट्रस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साइज़ में, तो उसको फिर अपने ओरिजिनल साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए या और ओरिजिनल साइज़ में ले आने के लिए एर्गोट नामक दवा का, एर्गोट नामक ड्रग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर टीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच फंजाई इज यूज्ड फॉर इफेड्रिन प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस ड्रग। तो आपको पता होना चाहिए कि इफेड्रिन जो मेडिसिन है उसका फंक्शन क्या है और किस फंजाई से इसे निकाला जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इफेड्रिन ड्रग के प्रोडक्शन के बारे में, लेकिन पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 है एस्परजिलस और फंक्शन है नीजल ट्रबल। ऑप्शन नंबर 2 है ईस्ट और फंक्शन है एस्थमा। ऑप्शन नंबर 3 है सैक्रोमाइसिस और फंक्शन है नीजल ट्रबल। और ऑप्शन नंबर 4 है गिब्रेला और जो फंक्शन है वो है एस्थमा। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज, जो इफेड्रिन नामक ड्रग है जिसे दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये जनरली यूज़ किस लिए होता है। तो इसका फंक्शन होता है नेजल ट्रबल के लिए। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि सफोकेशन होने लगता है किसी डिजीज़ के कारण, जस्ट लाइक एस्थमा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि
एस्थमा, नेजल ट्रबल, या कभी कभी ऐसा होता है सफोकेशन, जब हमारी जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है किसी एलर्जी के कारण। इन दैट केस, यानी एलर्जी के केस में भी जब जो विंड पाइप है थोड़ी सी स्वॉलन हो जाती है, इन दैट केस इफेड्रिन नामक जो दवा है, जो ड्रग है, उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये किससे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, तो जो इफेड्रिन नामक ड्रग है उसे बेंजल्डिहाइड की से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस करके निकाला जाता है। और ये जो प्रोसेस है, यानी जो एक्शन है, वो किससे होता है, तो ये है ईस्ट के द्वारा। ठीक है, ईस्ट के एक्शन में बेंजल्डिहाइड के साथ जब ईस्ट का एक्शन कराया जाता है तो फिर जो इफेड्रिन नामक ड्रग है वो बनता है, और इसका यूज़ होता है नीजल ट्रबल और एस्थमा लाइक डिजीज़ में। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच फंजाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रेलवे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, आर्मी स्कूल के टीजीटी के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि आपको ये बहुत सारे लोग को ये पता भी होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं, जिनको भी करेक्ट आंसर पता है वो आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऑप्शन नंबर 1 है सिफेलोस्पोरियम, ऑप्शन नंबर 2 है ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है रोडोटोरुला, और ऑप्शन नंबर 4 है यूस्टेलागो। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज, यानी कि वो फंजाई जिससे विटामिन ए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज रोडोटोरुला। बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके रेलवेज में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो रोडोटोरुला नामक फंजाई है उससे विटामिन ए निकाला जाता है, और कई सारे ऐसे फंजाइज हैं जिनसे विटामिन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे कि बहुत ही कॉमन है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट और कुछ मोल्ड ऐसे होते हैं जिनसे एर्गोस्ट्रॉल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नामक दवाइयाँ, जो विटामिन है, वो निकाले जाते हैं। ठीक है, और सैक्रोमाइसिस भी होती हैं जिनसे कई सारे टाइप्स के जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो फंजाइज आर हेल्पफुल फॉर अस इक्वली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिट्रिक एसिड इज फर्मेंटेड बाय विच फंजाई, यानी कि सिट्रिक एसिड जो किस फंजाई के फर्मेंटेशन के बाद बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है एस्परजिलोसिस, ऑप्शन नंबर 2 है मोलासिस, ऑप्शन नंबर 3 है सुक्रोज, और ऑप्शन नंबर 3 है राइजोपस, और ऑप्शन नंबर 4 है पोमा। ठीक, अच्छा, ऑप्शंस में आपने देखा होगा कि कुछ विसंगति है, यानी यहाँ पे एक ऐसा जो टर्म है ऑप्शन नंबर 2 वो फंजाई है ही नहीं। ये इस टाइप के ऑप्शंस आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप हमेशा कंफ्यूज हो जाए कि कैसे इसका आंसर ये हो सकता है। क्योंकि अगर आपने पूरा पैरा रट के रखा हुआ है तो आपको एक टर्म याद आता है कि हाँ, वहाँ पे मोलासिस और सुक्रोजिस लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। तो अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन ईजीली। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड जो है वो फर्मेंट किया जाता है, जो सिट्रिक एसिड है वो एस्परजिलस के एक्शन के साथ में फर्मेंट होता है, और उसके बाद सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। यानी कि जो सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन है वो एस्परजिलस के फर्मेंटेशन के बाद बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंडिडा एल्बिकेंस फंजाई इज यूज फॉर व्हाट, यानी कि जो कैंडिडा एल्बिकेंस नामक फंजाई है इसका यूज कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अगेंस्ट पैथोजेंस, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन सप्लीमेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 है एज ग्रोथ हार्मोन, और ऑप्शन नंबर 4 है इन बेवरेजेस। तो कैंडिडा जिससे कि एक बीमारी भी होती है जिसे कैंडिडाइसिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें जनरली एलर्जी लाइक पैचेस स्किन पे आ जाते हैं भर के। ठीक है, फंजाई एक ऐसा किंगडम है जिसमें कई सारी ऐसी जो डिजीज़ हैं जो जनरली एनिमल्स की जो होती है, जैसे कि स्किन पे पैचेस आना, स्किन डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि आपका रिंग वॉर्म हो गया। ठीक है, कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, लेकिन जब हम कैंडिडा एल्बिकेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है अगेंस्ट पैथोजेंस के रूप में। ठीक है, अभी हमने जो बात कही उसमें आपका आंसर भी था, यानी कि कैंडिडा एल्बिकेंस यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स के रूप में बहुत सारी जगह पे, और कैंडिडा जो है फंजाई उसके द्वारा एक रोग भी होता है, एक फंगल डिजीज़ भी होती है जिसे कैंडिडाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 अगेंस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फंजाई इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्वर्टेज एंजाइमेज एंजाइम, यानी कि इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम की प्रोडक्शन में, एक्सट्रैक्शन में किस फंजाई का यूज़ किया जाता है।
ऑप्शन नंबर 1 है ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है ग्लियोक्लैडियम, ऑप्शन नंबर 3 है कलेक्ट्रोट्राइकम और ऑप्शन नंबर 4 है सैक्रोमाइसिस। जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4 सैक्रोमाइसिस। अच्छा, कई बार आपसे स्पीशीज़ के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि सैक्रोमाइसिस के पीछे ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है जो कि जनरली स्पेसिफिकली इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्वेसे। ये ऐसी स्पीशीज़ होती है जो कि यूज़ होती है इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम की प्रोडक्शन में, एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो आपका सैक्रोमाइसिस है, ठीक है, ये इन्वर्टेज और जाइमेज नामक जो एंजाइम है, ये ईस्ट जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसे है, इसके एक्सट्रैक्शन में एंजाइम के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। लेकिन ये होता कैसे है, कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है यहाँ पे? तो हाइड्रोलिसिस होती है एंजाइम्स की, शुगर की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इस फंजाई को वहाँ पर ऐड किया जाता है और इसका यूज़ होता है कन्फेक्शनरी यानी टॉफ़ी बनाने और पेपर इंडस्ट्री वर्क में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपने टीजीटी के एग्जाम्स में जनरली देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय विच फंजाई, यानी कि जो वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो है ये किस फंजाई के प्रेजेंस में होती है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका फाइटोफोरा, ऑप्शन नंबर 2 है पाइथियम, ऑप्शन नंबर 3 है यूरोसिस्टिस और ऑप्शन नंबर 4 है सिंकाइट्रियम। तो जो करेक्ट आंसर है आपका यानी कि वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, ये होती है सिंकाइट्रियम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कॉज्ड बाय फंजाई। आपको बताना है कि ब्लैक रस्ट ऑफ वीट किस फंजाई के प्रेजेंस में होती है? ऑप्शन नंबर 1 है पक्सिनिया ग्रामिनिस, ऑप्शन नंबर 2 है यूस्टिलैगो हॉडी, ऑप्शन नंबर 3 है अल्टरनेरिया सोलैनी और ऑप्शन नंबर 4 है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। तो जो करेक्ट आंसर है यानी कि ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रामिनिस। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट कॉज्ड बाय विच फंजाई, यानी कि जो टिक्का डिजीज है ग्राउंड नट की, ये किस फंजाई के कारण होती है? ऑप्शन नंबर 1 है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ऑप्शन नंबर 2 है कलेक्ट्रोट्राइकम फलगैटम, ऑप्शन नंबर 3 है फ्यूजेरियम उडम, ऑप्शन नंबर 4 है प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरम। तो जो करेक्ट आंसर है आपका यानी कि ग्राउंड नट की जो डिजीज है टिक्का डिजीज, वो जिस फंजाई के कारण होती है उसका नाम है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। अच्छा, ये डिजीज़ होती क्या है? इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड नट की लीव्स हैं उनमें छोटे छोटे जो पैचेस है वो आ जाते हैं, उनमें कर्लिंग्स आ जाती हैं और जो ग्राउंड नट है यानी कि ज़मीन के नीचे उनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता क्योंकि लीव्स ऑलरेडी डैमेज अवस्था में होती हैं। अच्छा, लीफ डैमेज होने का मतलब क्या है? लीफ को जनरली कहा जाता है किचन, यानी कि वहीं पे प्रिपेयर होता है जो फूड मटेरियल होता है, दैट इज़ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्लांट यूटिलाइज करते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन लीफ में होता है। तो अगर लीफ ही डैमेज है तो फिर जो ग्राउंड नट है उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? और यही रीज़न है कि सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण टिक्का डिजीज जो होती है ग्राउंड नट को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एथलीट फूड कॉज्ड बाय विच फंजाई। आपको बताना है कि एथलीट फूड किस फंजाई के कारण होती है। एथलीट फूड एक ऐसे डिजीज़ है जो जनरली अब अपने आसपास में मतलब 100 लोगों के बीच में एक लोग को ज़रूर देखेंगे जो लोकल एरियाज़ में रहते हैं, जनरली जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि किसान हुए, ठीक है, या जो शूज़ को बहुत ज़्यादा अपने पैरों में डाले रहते हैं, तो उन लोगों के पैरों में जनरली इस टाइप का फंगस अटैक करता है, जहाँ पे उंगलियों के बीच में, फिंगर्स के बीच स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो ये जो होता है सिम्टम्स होता है जनरली। आपसे ये हो सकता है ये भी एग्जाम्स में पूछा जाए, तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रेलवेज के एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका म्यूकॉर, ऑप्शन नंबर 2 है राइजोपस, ऑप्शन नंबर 3 है टीनिया रबरम और ऑप्शन नंबर 4 है पेनिसिलियम। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है टीनिया रबरम। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि फंजाई टीनिया रबरम रिस्पॉन्सिबल होता है एथलीट फूट डिजीज़ के लिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज्ड बाय विच फंजाई, यानी कि जो डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किस फंजाई के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 1 है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2 है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटियम, ऑप्शन नंबर 3 है यूस्टेलागोमोडा और ऑप्शन नंबर 4 है प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस। तो जो करेक्ट आंसर है यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ है वो होती है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस के कारण। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने लिए रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है इसमें क्या होता है कि लीफ जो होती है जनरली लीफ इन्फेक्ट होती है, उनमें कर्लिंग आ जाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, और वो सड़ने लगती है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के होते हैं और इसमें जो गांठें होती हैं पोटैटो की रूट्स के अंदर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनमें भी पैचेस नज़र आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड आई होप 100% ऑफ यू कैन, जो स्टूडेंट्स हैं, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। रिंग वॉर्म इज़ नॉट कॉज्ड बाय विच फंजाई, आपको बताना है कि रिंग वॉर्म जो है वो किस फंजाई के कारण नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में नॉट लगा है। ठीक है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नॉट को देखते नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि पूछा जा रहा है कि किस फंजाई के कारण होता है। आपने कई सारे पेपर में सारा पैटर्न में ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन को एकदम सडनली पढ़ डालते हैं वहाँ पे नॉट को नहीं देखते। तो आपको क्या करना है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते हैं तो सबसे पहले इस नॉट को अंडरलाइन करना है। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका ट्राइकोफाइटॉन, ऑप्शन नंबर 2 है माइक्रोस्पोरम, ऑप्शन नंबर 3 है एपिडर्मोफाइटन और ऑप्शन नंबर 4 है म्यूकॉर। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है म्यूकॉर, यानी म्यूकॉर वो फंजाई है जिसके कारण रिंग वॉर्म डिजीज नहीं होती। इसका मतलब कि अदर जो 3 ऑप्शंस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म डिजीज। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ट्राइकोफाइटन, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि माइक्रोस्पोरम और ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एपिडर्मोफाइटन, ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिंग वर्म। अच्छा, रिंग वर्म होता क्या है, आपने देखा होगा कई बार एक टर्म दिया जाता है, एक मेडिसिन का नाम होता है, क्या मेडिसिन का नाम है, रिंग गार्ड, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक सर्कुलर या फिर कुछ इस टाइप के पैचेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर पिंकिश एरिया होता है और किनारे छोटे छोटे दाने टाइप निकल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। ठीक, तो ये सिम्टम्स होते हैं जनरली रिंग वॉर्म के। ठीक है, हम आपको जो डिजीज़ है उसके साथ में सिम्टम्स इसलिए बताते जा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम्स में अगर इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन इजीली हैंडल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेनिसिलोसिस कॉज्ड बाय विच फंजाई, यानी कि जो डिजीज़ है फंगल डिजीज़ पेनिसिलोसिस वो किस फंजाई के कारण होती है। बहुत ज़्यादा इजी है, कई लोग तो बिल्कुल देखते ही बता देंगे। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर 2 है लिपोमाइसिस, ऑप्शन नंबर 3 है जियोट्राइकम कैंडिडम और ऑप्शन नंबर 4 है एस्परजिलोसिस। तो जो करेक्ट आंसर है यानी कि पेनिसिलोसिस होता है पेनिसिलियम फंजाई के कारण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि 99% ऑफ यू कैन ईजीली गेस द आंसर, क्योंकि पेनिसिलोसिस बिल्कुल ही रिजेंबल करता है पेनिसिलियम के कारण, लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 2 है लिपोमाइसिस और ऑप्शन नंबर 3 है जियोट्राइकम कैंडिडम और ऑप्शन नंबर 4 है एस्परजिलोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी थे अराउंड 14 to 15 हमने यहाँ पे सारे देखे। ठीक है, और सभी के साथ हमने इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स थे वो भी डिस्कस किए। तो आई होप आपने आज की सीरीज़ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी होगी और आप सभी के लिए यूज़फुल भी हुई होगी। तो चलिए नेक्स्ट कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो नेक्स्ट स्पीशीज़ के बारे में होगी। ठीक है, अभी तो हमने इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखी, नेक्स्ट हमारी जो स्पीशीज़ होगी वो होगी म्यूकॉर, और म्यूकॉर के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और फिर कुछ पॉइंट्स उठाएंगे जहाँ से पूरी उम्मीद है आपके क्वेश्चंस वहाँ से आने की। ठीक है, तो पहले हम आपके लिए सेशन लेकर आएंगे म्यूकॉर की डिस्कशन की, और देन आफ्टर जो वीडियो होगी हमारी वो होगी क्वेश्चन, यानी जो वहाँ से अराइज हो सकते हैं। आपको दोनों वीडियोज़ देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ही आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्लिक करके ये जो रेड कलर का है
वहाँ पर आप टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के जो चैनल है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जोड़कर डेली स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस और अपना जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं। ठीक है, डेली क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं उन्हीं टॉपिक से जिन पे हम यूट्यूब पे डिस्कशन